Hello students, welcome back in our chapter When People Rebel 1857 and After। और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन किन लोगों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे कैसे वो ब्रिटिश रूल्स और लॉज जो थी उनसे किस तरीके से वो अफेक्ट हुए थे, जिसमें हमने किंग्स, क्वींस, नवाब्स के बारे में देखा, सोल्जर्स के बारे में देखा। फिर कल हमने सीताराम पांडे की जो मेमोयर जो थी उसके बारे में डिस्कस किया कि उसने बताया कि किस तरीके से सैनिक जो हैं उनमें असंतोष आया। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब आज हमें जो डिस्कस करना था, कल जैसे हमने देखा था कि जो कुछ रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स ने किए थे उनका क्या रिजल्ट जो है वो निकला, किस तरीके से लोगों ने उनको देखा, लोगों का उस समय नज़रिया क्या था। तो उस नज़रिए को हमने देखा कि किस तरीके से 84 रूल्स जो है ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, किन के लिए, आर्मी मेंबर्स के लिए, आर्मी सोल्जर्स के लिए। इसके बाद हमने सीताराम पांडे का देखा कि उसने अपना जो मेमोयर लिखा था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हमें जो है वो डिस्कस करना है ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबिलियन, कि किस प्रकार एक सैनिक विद्रोह जो है वो एक लोकप्रिय क्रांति बन जाता है, विद्रोह बन जाता है। तो इसको हमें डिस्कस करना है। ऑलरेडी हम इसी के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, रूल्स जो थे, वो हर एक व्यक्ति को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे। चाहे उसमें सिपाही हो, आम नागरिक हो, राजा हो, रानी हो, नवाब हो, हर किसी को प्रभावित कर रहे थे, चाहे वो ट्राइबल पीपल हों। तो अब देखिए, एक म्यूटिनी होती है, सिपाहियों का विद्रोह, वो एक लोकप्रिय क्रांति कैसे बन जाती है वो हमें आज डिस्कस करना है। Those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. यद्यपि संघर्ष जो है, राजा और प्रजा के बीच का संघर्ष जो है वो अनयूजुअल नहीं होता, चलता ही रहता है। राजा और प्रजा के बीच में तो युद्ध चलता ही रहता है। फिर राजा कोई आदेश जारी करता है, वो हो सकता है प्रजा को अच्छा नहीं लगे तो वो उसका विरोध करती है, तो चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड, कभी कभी ये संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है एज ए पॉपुलर रेसिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसका क्या करते हैं, रेसिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं, किसका, राजा का। सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट्स ब्रेक डाउन, और उसके बाद राज्य की शक्ति जो है, यानी राजा की शक्ति जो है वो टूट जाती है। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है ये मानना शुरू कर देते हैं कि उन सबका एक कॉमन एनिमी है, एक ही दुश्मन है, और सारे मिलकर एक साथ एक ही समय में उस दुश्मन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हाउ टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। और ऐसी स्थिति के लिए, टू डेवलप पीपल, लोगों को विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसी स्थिति को डेवलप करने के लिए कि सारे एक साथ मिलकर उस एनिमी के सामने खड़े हो जाएं। ऐसी स्थिति को विकसित करने के लिए पीपल को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, संगठित होना पड़ता है, फिर आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसके बाद जो है इनिशिएटिव भी लेने पड़ते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझना पड़ता है, और उसके बाद एक दूसरे में विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो भी डिस्प्ले करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तभी जाकर स्थिति जो है वो अनुकूल हो पाती है। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857, ऐसी एक स्थिति जो है वो विकसित हुई कहाँ, भारत के उत्तरी हिस्से में 1857 में। आफ्टर 100 years of conquest and administration,
द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. अब देखिए लगभग 100 साल तक कन्क्वेस्ट जो है इनके आपस में झगड़े जो है वो चलते रहते हैं, शासन चलता रहता है। फिर इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ी क्रांति का सामना करती है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, लेकिन 100 साल के शासन के बाद जो है एक बहुत बड़ी क्रांति का सामना जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। वो क्रांति शुरू होती है मई 1857 में और कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर देती है। कहाँ? इंडिया में, कि इंडिया में कंपनी की जो प्रेजेंस है उसको बहुत ज़्यादा हिला देती है। क्या? ये 1857 की रिबेलियन। सिपाहीज म्यूटेनाइड इन सेवरल प्लेसेस। सिपाही जो हैं उन्होंने कई स्थानों पर क्या किया? आंदोलन किए या विद्रोह किए, क्रांति की। बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। और उसके बाद सैनिकों की क्रांति से इस क्रांति की शुरुआत हुई और शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न समूह के, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो है वो इस क्रांति में शामिल हो गए। Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. और कुछ लोग जो हैं उन्होंने तो इस विद्रोह को सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह जो है उपनिवेशवाद के विरुद्ध मान लिया 19वीं शताब्दी में, कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी इतना बड़ा सशस्त्र विद्रोह जो है कहीं नहीं हुआ जितना भारत में हुआ। यानी ये जो क्रांति जो हुई थी इसकी शुरुआत सैनिकों से हुई, बाद में इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम जो है द बैटल इन द कैवलरी लाइन्स। कैवलरी लाइन्स जो है उनमें युद्ध होता है। ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 ओवर 3000 रिबेल्स केम फ्रॉम बरेली, crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry posts. 3 जुलाई 1857 को लगभग 3000 क्रांतिकारी जो है वो बरेली से आए, जमुना नदी को पार करके दिल्ली में प्रवेश कर गए और वहाँ पर जो ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट जो थी उसको क्या कर दिया इन्होंने? अटैक कर दिया। द बैटल कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट। और ये लड़ाई जो है आपस में इनकी पूरी रात भर चलती रही। यानी क्रांतिकारियों की और ब्रिटिशर्स की लड़ाई पूरी रात भर चलती रही, उसी का डायग्राम है। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं कि क्रांति का सूत्रपात जो है, सबसे पहले रिबेलियन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? हमने देखा मेरठ में सैनिकों ने सबसे पहले मेरठ की सैनिक छावनी से विद्रोह जो है उसकी शुरुआत की मई 1857 में। On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। देखिए 29 मार्च 1857 को एक युवा सैनिक था मंगल पांडे, उसको जो है फांसी पर टांग दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने बैरकपुर की सैनिक छावनी में अपने ऑफिसर्स पर हमला किया था। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाही जो थे इस रेजिमेंट के, बैरकपुर वाली रेजिमेंट, सॉरी मेरठ की रेजिमेंट के, उन्होंने एक आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको नए कार्ट्रिज जो नए कारतूस दिए गए थे और नए कारतूसों के बारे में ये संदेह था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो उसको चलाने से जो हिंदू सैनिक जो थे उन्होंने मना कर दिया। 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers। और मना करने के कारण 85 सैनिक जो हैं उनको
जॉब से निकाल दिया, यानी सेवानिवृत्त कर दिया, सर्विस से डिसमिस कर दिया और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया अपने ऑफिसर्स की डिसओबे के लिए, अनादर के लिए। और ये कब हुआ? दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857। ये हुआ 9 मई 1857 को। अब देखिए 9 मई 1857 को जब सैनिकों ने मना कर दिया उस नए कार्ट्रिज को चलाने से, तो 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। The response of the other Indian soldiers in merit was quite extraordinary। और इस घटना के विरुद्ध मेरिट के जो भारतीय सैनिक जो थे उनका जवाब जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, अति विशेष था। On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाहीस। 10 मई को ही ये सैनिक जो है, मेरठ की सैनिक छावनी वाले सारे जो है कहाँ जाते हैं? चढ़ाई कर देते हैं मेरठ की जेल पर और वहाँ पर जितने भी सिपाहियों को कैदी बनाया गया था डिसओबे के लिए, उन सबको आज़ाद कर देते हैं। They attacked and killed British officers। और इस हमले में वो क्या करते हैं? अंग्रेजी अफसर जो हैं उनको मार देते हैं। They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the फिरंगीज। अब ये सैनिक क्या करते हैं? उन अंग्रेजों की बंदूक जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, उनका एम्यूनेशन यानी असला, गोला बारूद जो है वो सारा कैप्चर कर लेते हैं और जो इमारतें जो हैं या प्रॉपर्टी जो थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की जो संपत्ति थी, इमारतें थी, उन सब में आग लगा देते हैं और इन फिरंगियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country। सैनिक अब ये तय कर चुके थे कि अब इन अंग्रेजों का शासन जो है देश में खत्म हो जाएगा। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? तो फिर इन अंग्रेजों की बजाय देश पर शासन कौन करेगा? द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो सैनिकों ने इसका जवाब क्या सोचा कि भाई अंग्रेज चले जाएंगे तो शासन कौन करेगा? बहादुर शाह जफर करेगा। तो इन्होंने इस प्रश्न का जवाब क्या दिया कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो है वो भारत पर शासन करेगा। The sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning। अब मेरठ के सैनिक जो है वो पूरे रात भर घोड़ों पर सवार होकर पूरे रात तक दौड़े और 10 मई को सुबह जल्दी ही दिल्ली पहुंच गए। As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion। और जैसे उन सैनिकों की खबर जो है वो रेजिमेंट, दिल्ली की जो रेजिमेंट थी उस तक पहुंचती है तो वो भी क्रांति में शामिल हो जाते हैं, क्रांति करना शुरू कर देते हैं। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड। दोबारा यहाँ दिल्ली में भी अंग्रेज अफसरों को मारा जाता है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन सीज्ड। उनके हथियार, गोला बारूद जो है उनसे छीन लिए जाते हैं। बिल्डिंग सेट ऑन फायर। एक बार फिर इमारतों में आग लगा दी जाती है। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड। और विजयी सैनिक जो है ये कहाँ? लाल किले की दीवार के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं जहां पर बादशाह रहता था। कौन? बहादुर शाह जफर। डिमांडिंग टू मीट हिम। अब सैनिक जो है उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि वो किससे मिलना चाहते हैं? बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते हैं। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। अब ये बहादुर शाह जफर जो है इन्हें शक्तिशाली अंग्रेजों से उलझना नहीं चाहता था, लेकिन सैनिकों ने उससे आग्रह किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारा नेतृत्व करो, और जबरन बहादुर शाह जफर को भी इस क्रांति में शामिल कर लिया। They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader। अब जबरदस्ती वो महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया।
कि अब ये बहादुर शाह जफर ही जो है हमारा क्या होगा, आने वाला बादशाह होगा अंग्रेजों की जगह। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब बहादुर शाह जफर जो है बूढ़ा हो गया था उस टाइम, तो बूढ़ा बहादुर शाह जफर जो है वो उन सिपाहियों की बात मान लेता है, यानी उसको बात सिपाहियों की माननी पड़ती है। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the battle. अब उन सैनिकों की बातों में आकर बहादुर शाह जफर जो है उनकी डिमांड के अनुसार जितने भी इंडियन कंट्री के रूलर्स और जो चीफ्स हैं उन सबको लेटर लिख देता है कि आप आगे आओ और एक कॉन्फेडरेंसी जो है, कॉन्फेडरेसी क्या होती है, एक संगठन जो है वो बना लो, किसका, इंडियन स्टेट्स का, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। और ये एक ही कदम जो बहादुर शाह जफर ने उठाया था इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। इस मुगल वंश ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चीफटेन्स कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर्स। बहुत सारे छोटे छोटे शासक और चीफटेन जो थे, सरदार जो थे, उन्होंने विभिन्न टेरिटरीज को मुगल शासकों के बिहाफ पर शासन किया था। क्योंकि जैसा कि आप सुनते आ रहे हो, अकबर भी अपने नीचे बहुत सारे मनसबदार रखता था, चीफ रखता था, राजा लोग रखते थे, यानी राजपूत शासक जो है वो अकबर के, औरंगजेब के, इनके शासन काल में इन्हीं की दया दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करते आए हैं, तो वो सब एक जगह हो गए। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more. अब देखिए, ये जो छोटे छोटे रूलर्स जो थे या सरदार लोग जो थे, अंग्रेजों की शासन की वजह से इनके शासन जो है वो छिन गए थे, इनके राजपाट चले गए थे। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर एक बार फिर बहादुर शाह जफर जो है, मुगल सम्राट जो है, वो अगर इंडिया का सम्राट बन जाता है तो क्या होगा, हो सकता है जैसे इनको पहले मुगल सम्राट ने पावर दे रखी थी वो पावर इनको मिल जाए, एक बार फिर इनकी टेरिटरीज जो है इनको मिल जाए शासन करने के लिए, किसके, मुगल अथॉरिटी में। तो वो लोग तैयार हो गए। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। और अंग्रेजों ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा कि एक सैनिक विद्रोह शुरू हुआ और सैनिकों ने क्या किया, पहले बहादुर शाह जफर को अपनी तरफ किया, अपना नेता स्वीकार किया, फिर उसी से उसने जो लोकल रूलर्स चीफटेन्स जो थे उनका भी क्या ले लिया, सपोर्ट प्राप्त कर लिया। और उन्होंने सपोर्ट क्यों दे दिया, उन्होंने सपोर्ट इस उम्मीद में दे दिया कि अगर एक बार फिर मुगल डायनेस्टी जो है वो शासन में आ जाती है दिल्ली सल्तनत पर या पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पर, अगर बहादुर शाह जफर जो है मुगल सम्राट बन जाता है तो उसी के आशीर्वाद से हमारे राज्य भी हमें वापस मिल जाएंगे और हम एक बार फिर जो है शासन कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ लोकल रूलर्स और चीफटेन्स जो थे वो किसका साथ देते हैं, बहादुर शाह जफर का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। और अंग्रेजों को इस बात की उम्मीद थी नहीं कि लोकल रूलर्स और चीफटेन्स जो हैं वो भी बहादुर शाह जफर को सपोर्ट करेंगे। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यू ऑफ द कार्ट्रिज वुड डाई डाउन। अंग्रेजों ने तो ये सोचा था कि ये कारतूस को लेकर जो मुद्दा उठा है जल्दी बंद हो जाएगा, भाई नहीं तो नहीं चलाएंगे ये कारतूस, दूसरे ला देंगे। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन जब इस क्रांति को बहादुर शाह जफर ने क्या कर दिया, ब्लेस कर दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, यानी इस क्रांति का नेतृत्व जब बहादुर शाह जफर ने ले लिया तो पूरी स्थिति ही बदल गई, क्योंकि बहादुर शाह के चलते अन्य जो लोकल रूलर्स थे, चीफटेन्स थे, वो भी इस क्रांति में शामिल हो गए। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused.
क्योंकि प्राय जब लोगों को कोई विकल्प नजर आता है तो उनमें अपने आप ही जोश आ जाता है और एक प्रेरणा उनमें आ जाती है। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। अपने आप ही लोगों में क्या आ जाता है, साहस आ जाता है, किसी काम को करने का उम्मीद जाग जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस प्रकार जो है एक छोटी सी जो म्यूटिनी जो थी, यानी सैनिकों का एक विद्रोह था, वो किस प्रकार बड़ी क्रांति का रूप ले लेता है। आप देखेंगे कि शुरू हुआ था एक मेरठ की छोटी सी सैनिक छावनी से। वहाँ पर जो है उनको प्रेशराइज किया गया था सैनिकों को न्यू कार्ट्रिज चलाने के लिए, नया कारतूस चलाने के लिए। तो सैनिकों को ये सैनिक ऑलरेडी उनसे नाराज थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मंगल पांडे जो है उसको क्या कर दिया गया था, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है उन पर हमला किया था। अब हमला किया था तो वो घटना क्या थी, हमला वाली घटना क्या थी, वो ये थी कि जब उनको बर्मा भेजा जा रहा था तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो उसके चलते मंगल पांडे ने जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया। तो इस एवज में मंगल पांडे को गिरफ्तार करके हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया फांसी पर। तो इसके चलते सिपाही तो नाराज थे ही, लेकिन फिर उनको अगला चांस क्या मिला, उनको जो नए कारतूस दिए गए उनमें उनको ये संदेह था कि गाय और सूअर की चर्बी की एक परत लगी हुई है, और उस नए कारतूस को चलाने के लिए पहले मुंह से क्या करना पड़ता था, उसकी रेगजीन को काटना पड़ता था, और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों के ही विरुद्ध था। इसलिए सैनिकों ने उस कारतूस को चलाने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इस बात से बाकी सैनिक जो थे मेरठ की सैनिक छावनी के, वो और गुस्से में आ जाते हैं। ये बात है 9 मई की। वो 10 मई को क्या करते हैं, 10 मई 1857 को हमला बोल देते हैं मेरठ की सैनिक छावनी पर, और वहाँ पर जितने भी ब्रिटिश अधिकारी होते हैं सबको मार देते हैं, बिल्डिंग्स में आग लगा देते हैं, और प्रिजनर्स जो होते हैं, कैदी जिनको 85 लोगों को बंदी बनाया गया था, उनको आज़ाद करवा देते हैं और उनके गोली बारूद हथियार जो है वो सीज कर लेते हैं और इमारतों को आग लगा देते हैं। फिर वहाँ से वो किधर बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और जाकर लाल किले की सीमाओं को घेर लेते हैं और डिमांड रखते हैं सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलने का। अब बहादुर शाह जफर एक बूढ़ा एम्परर होता है, तो उसमें इतना साहस होता नहीं है कि वो पावरफुल जो ब्रिटिश रूलर्स हैं उनका सामना कर सके, लेकिन ये सैनिक जो है उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको मना लेते हैं। फिर सम्राट तो था ही, मन में फिर इच्छा जाग जाती है सम्राट बनने की, तो वो तैयार हो जाता है। तो वो अपने नीचे जो लोकल रूलर्स थे, जो चीफटेन्स जो थे, सरदार लोग जो थे, उन सबको संदेश भिजवाता है क्रांति में शामिल होने के लिए। तो वो सब जो है इसी लालसा में शामिल हो जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और बहादुर शाह जफर एक बार फिर सम्राट बन गया, तो जो मुगल डायनेस्टी में उनको जो मिला हुआ था अचीवमेंट या उनके जो टेरिटरीज उनकी दया से उनको मिले हुए थे, वो एक बार फिर उनको मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो उनके वो छीन लिए थे पावर। तो वो इस उम्मीद में थे कि अगर बहादुर शाह जफर अगर शासक बन जाता है तो वो टेरिटरीज उनको एक बार फिर मिल जाएंगी, वो एक बार फिर अपना पावर जो है अपनी टेरिटरी में पा लेंगे। तो इसके चलते उन्होंने इस क्रांति में हिस्सा ले लिया। अंग्रेजों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने तो ये सोचा था कि एक सिंपली कारतूस न चलाने की बात है तो ये मुद्दा बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सिपाहियों के साथ साथ जो है लोकल रूलर्स और चीफटेन्स जो है वो भी शामिल हो गए। क्रांति का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देखा। अब आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हम अगली क्लास में अपनी में देखेंगे द रिबेलियन स्प्रेड्स कि ये क्रांति जो है वो किस तरीके से फैलती है, चारों ओर क्रांति जो है वो पूरे देश में कैसे फैलती है,
किन किन लोग जो है उन तक इस क्रांति की लपटें पहुंचती हैं और कौन कौन लोग इस क्रांति में और शामिल हो जाते हैं, किस तरीके से ये क्रांति जो है अंग्रेज़ों की जो रूट्स हैं उनको हिला देती हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। द रिबिलियन स्प्रेड्स, की क्रांति फैल जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।